स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग फिर से अपने चैनल में जुड़ गए हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूं, ये उन स्टूडेंट के लिए जिसका एग्ज़ाम 19 तारीख को है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम 19 तारीख को है, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, आप लोगों को पता होगा, जिसमें टर्म 1 और टर्म 2 दोनों से क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने क्लासेस में एक आप लोगों को कहा था कि मैं एक काम करूंगा कि आपके लिए जो टर्म 2 के जो सिलेबस हैं, जिसमें टर्म 2 के सिलेबस में जो क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चंस हैं जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल आपको दिया है 5 सेट, उन सेट्स के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सेट में नहीं करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज सेट करा रहा हूँ, तो वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो मैं आज आप लोग के सामने जो चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है बायोमोलिकुल्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप साल भर कितना भी अच्छा पढ़ाई कीजिए, लेकिन अगर लास्ट में रिवीजन अच्छे से नहीं कीजिएगा तो आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अपना फुल एफर्ट दीजिए, फुल एफर्ट, है ना, जितना हो सके कोई चीज़ को पढ़िए और बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना लिख के प्रैक्टिस करने से आप भूल जाएंगे कोई चीज़ों को। ठीक है, आपको देखते होंगे कोई चीज़ याद करने के बाद आप भूल जाते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको लिख के प्रैक्टिस करना होगा, रिएक्शंस को बार बार लिखना होगा, स्ट्रक्चर्स को बार बार बनाना होगा, थ्योरीज को याद करने की कोशिश करनी होगी, कुछ थ्योरीज में कुछ पॉइंट्स को याद करना होगा कि कुछ ट्रिक्स को पकड़ के आप किसी थ्योरी को कैसे याद कर सकते हैं। रिएक्शंस खास करके ऑर्गेनिक में जो आते हैं उसको बार बार आपको रिवाइज करना होगा। और एमसीक्यू के लिए आपका ये है कि एमसीक्यू के लिए आप जितना भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाते हैं प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपका एमसीक्यू अच्छा हो जाएगा। 5 सेट झारखंड बोर्ड ने जो दिया है टर्म 1 के लिए, वो पूरी तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए। क्लास नोट्स आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई और बुक से भी एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बेस्ट है, लेकिन आपका एटलीस्ट नोट्स कवर होना चाहिए और 5 सेट कवर होना चाहिए। दिस इज द मेथड टू कंप्लीट टर्म 1 सिलेबस। और टर्म 2 के लिए मैंने क्या कहा, थ्योरीज को आपको याद करना है, डेफिनेशंस को याद करना है, रिएक्शंस को बार बार कॉपी पे लिखना है, स्ट्रक्चर्स को बार बार बनाना है। ठीक है, ये करना है। उसके बाद आपको टर्म 2 के लिए भी मॉडल सेट को तैयारी करना है। ठीक है, तो टर्म 2 का जो मॉडल सेट है, मैं मॉडल सेट नहीं करा रहा हूं, उसके बदले मैं क्या कर रहा हूं, चैप्टर वाइज मॉडल करा रहा हूं। जैसे कि बायोमोलिकुल्स मैंने आज स्टार्ट किया, मतलब बायोमोलिकुल्स में सेट 1 से लेकर के सेट 5 तक, टर्म 2 वाले में बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा बायोमोलिकुल्स के टर्म 2 में आता है। सेट 1 से लेकर सेट 5 तक जितने भी सेट्स हैं, पांचों सेट्स में बायोमोलिकुल्स के जो जो क्वेश्चंस होंगे, है ना, मैंने सबको एक जगह कलेक्ट किया है। मैंने क्लास में आप लोगों को पीडीएफ भी दे दिया था चैप्टर वाइज को सेपरेट करके, है ना, और आज मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। देखिए, सॉल्यूशंस मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन पता भी होंगे, लेकिन ये एज ए रिवीजन आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, ये आपका रिवाइज करा देगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, लास्ट तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए, शेयर करने से मेरा कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप शेयर कीजिए जितना हो सके। जो स्टूडेंट्स मेरे नहीं भी हैं उन्हें भी आप बताइए, एटलीस्ट कम से कम उनका फायदा हो जाएगा, और किसी का फायदा हो जाने से मुझे अच्छा ही लगेगा। इसलिए आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको एज ए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चल, तो सबसे पहले क्वेश्चंस मैंने यहां नहीं लिखा है। आपके जो बायोमोलिकुल्स चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स। पहले मैं बता देता हूं बायोमोलिकुल्स कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, बायोमोलिकुल्स से एक क्वेश्चन 1 नंबर का 100% रहेगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 3 और 1 4 नंबर का क्वेश्चन बायोमोलिकुल्स से पूछा जाएगा। अब देखिए, एक झारखंड बोर्ड ने क्या किया है, एक 5 मार्क्स से क्वेश्चन में भी बायोमोलिकुल्स का एक क्वेश्चन को डाल दिया। दिस इज सरप्राइज। वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में बायोमोलिकुल्स को दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अगर दे दिया तो ये चैप्टर कितने मार्क्स का हो जाएगा, 5 + 4 9। 4 का तो 100% रहना है, 5 दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, वो उसके ऊपर है ना। किसी सेट में 5 नंबर का क्वेश्चन पॉलीमर से दे दिया है, किसी सेट में 5 नंबर का क्वेश्चन केमिस्ट्री इन लाइफ से दे दिया है, किसी सेट में 5 नंबर का क्वेश्चन बायोमोलिकुल से दे दिया है, किसी में ऑर्गेनिक का ही 5 नंबर का क्वेश्चन बना दिया है। इसलिए ये आप श्योर नहीं है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ये या नहीं पूछेगा, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन तो 100% बायोमोलिकुल से पूछेगा। तो 1 नंबर के जो सेट्स हैं बायोमोलिकुल्स पे जो क्वेश्चंस आए हैं, मैं उसके सॉल्यूशंस को यहाँ लिख दिया हूँ, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख दिया हूँ, ताकि आपको वो क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है। 95% चांस है कि क्वेश्चन 1 मार्क्स से क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से भी रहेंगे आपके। ठीक है, चलिए
सबसे पहला 1 मार्क्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ होगा, ठीक है, पीडीएफ में मैंने भेज दिया है। अगर आप व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ के आप किसी स्टूडेंट से पीडीएफ ले सकते हैं या आपके पास आप डाउनलोड भी कर सकते हैं झारखंड बोर्ड के क्वेश्चंस को। तो बायोमोलिक्यूल्स को पहला क्वेश्चन है वो ये था, राइट द नेम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होते हैं उसका नाम क्या है? देखिए, डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। क्या नाम होता है? डीऑक्सीराइबोज। अगर आप डीएनए का फुल फॉर्म भी निकालेंगे डीएनए, तो इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डी मतलब ही होता है डीऑक्सीराइबोज, एन मतलब न्यूक्लिक, ए मतलब एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसका शुगर का नाम, इसका पहला डी का जो मतलब है फुल फॉर्म है वही इसके शुगर का नाम है, यानी कि डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर का नाम हुआ डीएनए का। अब इस एक सेट में डीएनए के जगह पे आरएनए का शुगर का नाम पूछा है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिख रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में शुगर ऑफ आरएनए, तो आर का नाम होता है राइबोज। आर का नाम क्या होता है? राइबोज। डी का डीऑक्सीराइबोज, आर स्टैंड फॉर राइबोज। तो इसका शुगर का नाम हो गया डीऑक्सीराइबोज, इसके शुगर का नाम हो गया राइबोज। ठीक है, चलिए उसके बाद एक दूसरे सेट, मतलब आपका 2 क्वेश्चन कवर हो गया, 1 नंबर एंड 4 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ मैंने कवर कर दिया। ठीक, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसी दूसरे सेट में बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चन आया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल दीजिए। एल्डोहेक्सोज, देखिए हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, एल्डो मतलब उसमें एल्डिहाइड होना चाहिए। ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिसके पास 6 कार्बन हो और एक एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो इसका एग्जांपल है आपका ग्लूकोज। क्या एग्जांपल है? ग्लूकोज। फॉर्मूला होता है इसका C6H12O6। इसमें क्या होता है? 6 कार्बन है, 6 कार्बन आपको दिख रहा होगा और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने नहीं लिखा है, स्ट्रक्चर का जरूरत भी आपको नहीं है, याद रखना है नाम आपको ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल है। ठीक है, अब इससे मिलता जुलता मैंने, देखिए मैं सिर्फ सेट नहीं करा रहा हूं, सेट के साथ साथ कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस को भी करा रहा हूं ताकि आपको इर्द गिर्द वाले क्वेश्चंस भी पता हो सकता है झारखंड बोर्ड वही क्वेश्चन आपको ना दे लेकिन उसके इर्द गिर्द वाले क्वेश्चन दे सकता है। अब एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल तो आपको ग्लूकोज पता चल गया, उसी तरह से आपके एग्जाम में कीटोहेक्सोज भी आ सकता है। तो कीटोहेक्सोज का एग्जांपल अगर पूछेगा तो इसका एग्जांपल हो जाएगा फ्रुक्टोज। फॉर्मूला देखिएगा C6H12O6 सेम है लेकिन इसका नाम है फ्रुक्टोज। ठीक है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है इसलिए इसको कहा जाता है कीटोहेक्सोज। क्या कहा जाता है? कीटोहेक्सोज। तो एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल ग्लूकोज, कीटोहेक्सोज का एग्जांपल फ्रुक्टोज। आपके सेट में ये है लेकिन मैंने और करके एक और भी क्वेश्चन साथ साथ करा दिया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब किस विटामिन के कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, आप क्लास 9th या 10th में भी ये चीज पढ़े होंगे, किस विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। किसी कमी से? ए की कमी से। तो देखिए मैंने सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस नहीं लिखा, हो सकता है झारखंड बोर्ड नाइट ब्लाइंडनेस की जगह दूसरा डिजीज दे दे और उसका विटामिन डेफिशिएंसी पूछे आपसे। तो मैंने क्या किया, जो 4 फेमस डिजीज और उनके विटामिन, किस विटामिन के कमी से होता है वो मैंने लिख दिया है। हो सकता है आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई आ जाए। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी नाम का बीमारी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स नाम का जो बीमारी है विटामिन डी की कमी से होता है, और बेरी नाम का बीमारी विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, ये आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये है लेकिन मैंने 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। कई बार मैंने एक चीज और भी नोटिस किया है, विटामिन सी का आपको केमिकल नेम पूछता है तो विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये है। ठीक है, तो इसको भी याद रख सकते हैं, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद हो गया एस्कॉर्बिक। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ये हो गया विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन B1 की कमी से बेरी। आपको ये 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है, कोई जरूरी नहीं है आपको नाइट ब्लाइंडनेस ही दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। ठीक, अब एक और सेट में आपसे क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट में आपसे पूछा है, ये तो हो गया आपका, सॉरी मैंने 4 को टिक लगा दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 टिक था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है किसी सेट में ये पूछा है, नेम ए विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब होता है ब्लड का कोएगुलेट कर जाना, मतलब कहीं पे जम जाना, है ना। कोएगुलेट कर जाना मतलब थक्का बनना। आप सुने होंगे रक्त का थक्का, रुधिर का थक्का, ब्लड का क्लॉट करना, कोएगुलेट करना, ये दोनों एक ही चीज हुआ। किस विटामिन के मतलब कौन सा विटामिन इन्वॉल्व है जो ब्लड
को कोएगुलेट कर देता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के आपको ब्लड को कोएगुलेट करने में मदद करता है, या क्लॉटिंग, ब्लड के क्लॉट करने में मदद करता है आपका विटामिन के। और अगर विटामिन के का कमी हो गया तो ब्लड क्लॉट आसानी से नहीं करेगा, तो ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन आ गया तो विटामिन के आपको लिखना है। तो एक सेट में आपका ये भी क्वेश्चन था। शुगर ऑफ आरएनए तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो 5 सेट में एक एक नंबर के बायोमोलिक्यूल से यही सब क्वेश्चंस थे, ठीक है। अच्छा, अब यहां मैंने क्या लिखा है, देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा भी करके जाना है, सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करने से काम नहीं चलेगा। हालांकि मैंने इसके साथ साथ आपको कुछ कुछ और भी बता दिया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मेरी तरफ से आपको पढ़ के जाना है। जैसे आपको पूछ सकता है, जैसे मैंने आपके क्वेश्चंस में, आपके सेट में शुगर का नाम पूछा है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, डीएनए और आरएनए के बेसिस का नाम भी आपको याद रखना है। डीएनए और आरएनए के बेसिस का नाम बहुत वीवीआई होता है, वो किसी सेट में नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए दोनों में 4-4 बेस होते हैं। इस बेस को नाइट्रोजनस बेस कहा जाता है, ठीक है। आपको चारों के बेस का नाम याद होना चाहिए, फिंगर पे याद हो जाना चाहिए, इतना याद होना चाहिए, ठीक है। डीएनए के जो बेसिस हैं, 4 कौन से बेस हैं, AGCT, आप ऐसे याद रखिएगा। डीएनए के जो बेस है, इसका शॉर्ट नेम याद रखिएगा, AGCT, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म जो है यहां मैंने लिखा हुआ है, A मतलब एडिनिन, A मतलब एडिनिन, G मतलब गुआनिन, G मतलब गुआनिन, C मतलब साइटोसिन, साइटोसिन, और T मतलब थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चारों नाम को याद कर लेना है। डीएनए के 4 बेसेस यही हैं, AGCT। उसी तरह से आरएनए के जो 4 आपके बेस हैं वो है AGCU। देखिए कॉमन सा बात है, डीएनए और आरएनए में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन कॉमन है, सिर्फ एक अलग है, वो है यूरेसिल, है ना। मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। थाइमिन की जगह यूरेसिल है, बाकी 3 बेस कॉमन है। तो इन दोनों में 3 बेसिस कॉमन है, आपको एक ही यार एक्स्ट्रा याद करना है। देखिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो आपको ऐसे भी याद है, तो ये दोनों जगह आपको मदद करेगा। बस यहाँ थाइमिन याद कीजिएगा, यहाँ पे यूरेसिल, ठीक है, बस। अब इसमें कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा ऐसा बेस है जो डीएनए में है और आरएनए में नहीं है। बताइए डीएनए में कौन है और आरएनए में कौन नहीं है, तो थाइमिन। थाइमिन डीएनए में है लेकिन आरएनए में नहीं है। और कौन सा ऐसा बेस है जो आरएनए में है और डीएनए में नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूरेसिल, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक। यहां मैंने लिखा है बेस प्रेजेंट इन डीएनए नॉट इन आरएनए, थाइमिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए नॉट इन डीएनए, यूरेसिल। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख दिया है। अब मैं आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। तो चलिए अब आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके सेट में है वो मैं उठा रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है सेट फर्स्ट में जो आपका बायोमोलिक्यूल से 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो ये है, हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स क्लासीफाई, इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आप कैसे करेंगे, इसे आप एग्जाम्पल के साथ समझाइए। देखिए ये बहुत 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 वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, इससे 1 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं इससे, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये भी सोचिएगा कि 3 मार्क्स के साथ साथ 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे बन के आ सकता है, ठीक है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे किया जाता है कि अगर किसी कार्बोहाइड्रेट को पानी में डाला जाए, हाइड्रोलाइसिस किया जाए, पानी में डाला जाए, तो उस कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पानी के पानी डालने के बाद वो टूटता है या नहीं टूटता है, किस चीज़ में टूटता है, पानी में डालने के बाद उसका बिहेवियर क्या होता है, बर्ताव क्या होता है, इस आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, देखिए लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद उसका बिहेवियर क्या होता है, बर्ताव क्या होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आपका मोनोसैकेराइड। देखिए एक बात तो जान लीजिए, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मोस्टली स्वीट टेस्ट के होते हैं, मीठे होते हैं, इसलिए इसे सैकेराइड भी कहा जाता है। मोनोसैकेराइड, देखिए नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। मोनो का मतलब एक, मोनो मतलब क्या होता है, एक का मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे देखिए सुनिए, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसको पानी में डालने के बाद वो टूटे ही नहीं,
वो इतना छोटा था बेचारा कि टूटेगा ही नहीं, वो एक था और पानी में डालने के बाद भी एक ही रहेगा, पानी में डालने के बाद वो टूटता नहीं है, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब एक होता है, पानी में डालने के बाद वो टूटेगा ही नहीं, वो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है भाई, वो कैसे ज्यादा टूट सकता है। तो मोनोसैकेराइड का मतलब जिसका पानी में डालने के बाद वो टूटे ही नहीं, उसे मोनोसैकेराइड कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, जिसका हाइड्रोलाइसिस संभव ही नहीं है, पानी में डालने के बाद उसको तोड़ ही नहीं सकते हैं आप इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में आप इसे तोड़ ही नहीं सकते हैं, वैसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं मोनोसैकेराइड। और इसका 3 एग्जांपल आपको याद करना है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज का तीनों का फॉर्मूला सेम है C6H12O6, ग्लूकोज का भी, फ्रुक्टोज का भी, गैलेक्टोज का भी, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। कई बार आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाएगा, राइट एन एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का एक एग्जांपल दीजिए, तो आप तीनों में से किसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है कई बार, ठीक है। या बोलेगा ग्लूकोज किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो, यहां पर एक टर्म है ओलिगो, मतलब तो समझ में नहीं आएगा इससे, लेकिन सुनिए, देखिए, जिस कार्बोहाइड्रेट को आपने पानी में डाला और वो टूटे ही नहीं, वो क्या कहलाएगा? मोनोसैकेराइड। अब किसी कार्बोहाइड्रेट को अगर पानी में डालने के बाद अगर टूट के छोटा छोटा 2 से लेके 10 तक, 2 से स्टार्ट करके कहां तक? 10 तक मोनोसैकेराइड में अगर टूट जाए, पानी में डाला और 2 मोनोसैकेराइड बना दिया, 3 बना दिया, 4 बना दिया, 5 बना दिया, पानी में डालने के बाद अगर मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कितने? 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड आपको अगर दे दिया तो कहलाएगा ओलिगोसैकेराइड। मतलब जैसे ये कार्बोहाइड्रेट को पानी में डाले और ये 2 मोनोसैकेराइड में टूट गया, एक ये, तो ये जो मार्कर था आपका कहलाएगा डाइसैकेराइड, क्योंकि इसको पानी में डालने के बाद 2 मोनोसैकेराइड में टूटा है। 2 टूटे, 3 टूटे, 10 तक भी चलेगा, तब तक क्या कहलाएगा? ओलिगोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड। 2 से 10 मोनोसैकेराइड अगर दे देता है, 10 तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दे देता है, क्योंकि आपको पता है मोनोसैकेराइड सिंपलर मॉलिक्यूल होता है ना। तो 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड अगर दे दिया तो कहलाएगा ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड में हो सकता है कि पानी में डालने के बाद 2 भी टूटे, 3 भी टूटे, 4 भी टूटे, तो इसीलिए ओलिगोसैकेराइड का भी कई सारा टाइप्स होता है, लेकिन जो फेमस ओलिगोसैकेराइड होता है वो होता है आपका डाइसैकेराइड। मतलब इसको पानी में डालने के बाद 2 मोनोसैकेराइड बनाएगा, उसी को कहा जाएगा डाइसैकेराइड। 3 बनाएगा तो ट्राइसैकेराइड, 4 बनाएगा टेट्रासैकेराइड, 5 बनाएगा पेंटासैकेराइड, लेकिन फेमस होता है आपका डाइसैकेराइड, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया गिव 2 मोनोसैकेराइड, ये क्या देता है? 2 मोनोसैकेराइड्स देता है, इसी को बोलते हैं डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड का आपका 3 एग्जांपल लिखा हुआ है, ये तीनों एग्जांपल को आपको बहुत बेहतर से याद करना है, क्योंकि एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और है किसी सेट में, जिसमें मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। उस क्वेश्चन उसमें यह लिखा हुआ है कि आपको लिखना है व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज को पानी में डालने के बाद क्या बनेगा? ये किसी एक और सेट का क्वेश्चन है, मतलब मैंने यहां जो क्वेश्चन लिखा है इससे आपका 2 क्वेश्चन सेट हो गया, सॉल्व हो गया 3 मार्क्स का। एक सेट 1 नंबर और ये सेट आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिल जाएगा, है ना। मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन में एक सेट में ये है, एक सेट में ये है, तो आप 2 जगह याद कर लिए, एक जगह पढ़े, आपको दोनों जगह फायदा हो गया, ठीक है। देखिए इसका 3 एग्जांपल कौन कौन है? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों को याद करना है। तीनों का फॉर्मूला सेम होता है C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11। देखिए तीनों को मैंने पानी में डाला है, एसिडिक मीडियम लिया हुआ है, तो सुक्रोज को जब पानी में डालिएगा तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा, ये याद रखना है आपको। सुक्रोज को पानी में डालने के बाद ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। माल्टोज को पानी में डालिएगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज देगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज देगा, सॉरी, माल्टोज के लिए दोनों ग्लूकोज रहेगा। और अगर आपने लैक्टोज को पानी में डाला, देखिए लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है, दूध में पाए जाने वाला शुगर का नाम है लैक्टोज। इसको पानी में डालिएगा तो एक देगा आपको ग्लूकोज और एक देगा आपको गैलेक्टोज। देखिए गैलेक्टोज में लैक्टोज छुपा हुआ है, आगे में सिर्फ GA लिखा हुआ है, GA गैलेक्टोज। लैक्टोज तो है ही, GA लग गया, ठीक है। देखिए गैलेक्टोज यहां मैंने लिखा था, ठीक है। तो अगर सुक्रोज को पानी में डालेंगे तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज देगा, माल्टोज को पानी में डालेंगे तो ग्लूकोज ग्लूकोज देगा, और लैक्टोज को पानी में डालेंगे तो एक ग्लूकोज देगा और एक गैलेक्टोज देगा। देखिए सबका फॉर्मूला सेम है, इस साइड सबका फॉर्मूला सेम है। देखिए बैलेंस भी होगा, C12 6 6 12, यहाँ 22 है, 22 और 2 24, 12 12 24, 6 6 12, यहाँ 11 और 1 12, ठीक है। तो पानी में डालने के बाद फॉर्मूला सबका सेम है, खाली नाम बदल गया, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। एकदम याद करना है, सुक्रोज को पानी में डालेंगे ग्लूकोज फ्रुक्टोज, माल्टोज को पानी में डालेंगे दोनों ग्लूकोज, और लैक्टोज को पानी में डालेंगे तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज देगा, ठीक है। ये कहलाता है आपका ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के अंदर ये क्या कहलाता है? डाइसैकेराइड, ठीक। चलिए अब आता है आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट है जिसको पानी में डाले
और वो 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड में टूट गया। देखिए जो टूटा ही नहीं वो मोनोसेक्राइड, 2 से लेके 10 तक टूटा ओलिगो, और 10 से भी ज्यादा मान ली 50 मोनोसेक्राइड बना दिया, 100 मोनोसेक्राइड बना दिया, 200 मोनोसेक्राइड बना दिया, तब क्या कहलाएगा? पॉली। पॉली मतलब होता भी है मैनी, मैनी होगा, बहुत सारा मोनोसेक्राइड दे देगा तो कहलाएगा पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव मैनी मोनोसेक्राइड, एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ये 3 एग्जांपल आपको याद रखना है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। आपके एग्जाम में आ सकता है पॉलीसेक्राइड का एक एग्जांपल दीजिए तो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। कोई बोलेगा डाइसेक्राइड का एग्जांपल दीजिए, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ओलिगो बोलेगा तो भी आप यही 3 को लिखिएगा, और मोनोसेक्राइड बोलिएगा तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये हो गया 3 मार्क्स का आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये भी आपका एक सेट का क्वेश्चन है। डीएनए और आरएनए के बीच में 3 अंतर लिखिए। अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर, ये टॉप क्वेश्चन माना जाता है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में, और ये बहुत आसान है क्योंकि आप लोगों ने 1 मार्क्स का क्वेश्चन अभी देख लिया, उसमें आपको 2 तो डिफरेंस ऐसे ही पता है, आपको बस 2 डिफरेंस को मैंने यहाँ आपको 4 पॉइंट बता दिया, एक एक्स्ट्रा, ताकि अगर आप कोई पॉइंट भूल गए तो आपके पास एक बैकअप पॉइंट है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में 4 अंतर क्या है, 3 अंतर क्या है? एक बात जान लीजिए, जितने मार्क्स का डिफरेंस क्वेश्चन पूछा जाता है उतने ही पॉइंट्स आपको लिखना होता है, उससे ज्यादा आप मत लिखिएगा। ठीक है, उतना पॉइंट लिखिएगा लेकिन सटीक लिखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले डीएनए, इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये हमारे सेल के न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में पाया जाता है। हमारे शरीर जो है सेल से बना होता है, उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए। जबकि इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये हमारे शरीर के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, उसे हिंदी में कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ये सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एक पॉइंट तो हो गया आपका। दूसरा पॉइंट, इट्स शुगर इज डीऑक्सीराइबोज। आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन में था ये, है ना, डीएनए के शुगर का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए के शुगर का नाम है राइबोज। डीऑक्सीराइबोज, राइबोज। ठीक है, ये भी आपको याद है क्योंकि डीएनए में डी का फुल फॉर्म क्या था? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबोज, और इसका आर का मतलब सिर्फ राइबोज। ठीक है, इट्स बेसेस आर AGCT। देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, नहीं तो मार्क्स भी शॉर्ट कर देगा वो। ठीक है, AGCT, ए मतलब एडेनिन, जी मतलब गुआनिन, सी मतलब साइटोसिन, टी मतलब थाइमिन। मैंने अभी लिखा था आपको, वो पूरा नाम आपको लिखना है। और इसके बेसिस क्या है? AGCU, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। लास्ट पॉइंट, आपका 3 पॉइंट तो हो गया, इतना ही लिख दीजिए, एग्जाम में नंबर मिल जाएगा आपको 3 में 3। लेकिन आपको एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, इट इज हेरिडेटरी मटेरियल, मतलब ये आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है। आनुवांशिकता आपको समझ में आता होगा, दादा परदादा या फिर पिताजी के गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना, इसे ही हेरिडेटी कहा जाता है। जैसे आपके पिताजी का जो भी गुण होगा, जो भी प्रॉपर्टी होगा, जैसे वो लंबे होंगे या उनका अच्छा कदकाठी होगा, वो गोरे होंगे, ये सब आपके अंदर भी आएगा। ठीक है, यही कहलाता है हेरिडेटरी। कुछ डिजीज भी हेरिडेटरी होते हैं। ठीक है, तो वो गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक डीएनए के माध्यम से पहुंचता है, इसलिए मैंने लिखा है हेरिडेटरी मटेरियल। ठीक है, आनुवांशिक गुण पदार्थ होता है। जबकि आरएनए का काम आनुवांशिकता नहीं है। आरएनए हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करता है, हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन बनाने का काम आरएनए करता है। इट इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन जो हैं वो आरएनए से बनते हैं। तो आपके पास 4 पॉइंट हो गया डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए एक और आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये है एक इसी सेट में कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। 2 टर्म आपको डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन आपके प्रोटीन सेक्शन से है। 2 चीज आपको डिफाइन करने के लिए बोला है, पेप्टाइड बॉन्ड और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइड बॉन्ड और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है? देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में बहुत जरूरी चीज होता है, और प्रोटीन जिस चीज से बना होता है उसका नाम है एमिनो एसिड, वो भी हमारे शरीर में होता है। तो एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। जब बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ते हैं, बहुत सारे जुड़ते हैं, हजार एमिनो एसिड अगर जुड़ गए तो बनता है एक चेन। उस चेन में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बने होते हैं। और वो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। वो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, और वो जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं तो उसे कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड, और वही पॉलीपेप्टाइड आपका प्रोटीन है। ठीक है, समझ में आया? तो प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से। बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे तो एक चेन बनता है लंबा सा, उस चेन को कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन, और वही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है प्रोटीन है आपका। आ गया समझ में? ये आपका बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। ठीक है,
अब आपका आता है व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड है क्या? देखिए डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। देखिए ये आपका एक एमिनो एसिड है, ये आपका एक एमिनो एसिड है, नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है एमिनो एसिड, एमीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एमीन भी हो NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COH दोनों हो तो उसे एमिनो एसिड कहा जाएगा। जनरल फॉर्मूला देखिए क्या है, RCH, इसके एक तरफ है आपका NH2 और एक तरफ है आपका COH। ये R आपका अलग अलग टाइप का हो सकता है, R बहुत टाइप का होगा, R का वैल्यू अलग अलग होगा, H होगा, CH3 होगा, बहुत सारे आपके R के वैल्यू होते हैं। जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका RCH NH2 COH, ये आपका एक एमिनो एसिड हो गया। R यहाँ मैंने R डैश कर दिया क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। R डैश CH NH2 COH, ये दो एमिनो एसिड मैंने आपको जोड़ के दिखाया है। जब आप दो सीख जाइएगा जोड़ने तो 2 लाख भी जोड़ सकते हैं क्योंकि इस तरीका सबका सेम होता है। ये दो एमिनो एसिड को आपस में जोड़ना है। मैंने क्या कहा, बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो एक चेन बनता है, इसको बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है जब बहुत सारे जुड़ेंगे तब पॉलीपेप्टाइड बनेगा। जब दो एमिनो एसिड जोड़ेंगे तो एक पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड बोला जाता है इसे। क्या होता है पेप्टाइड? सुनिए, एक एमिनो एसिड ये है, एक एमिनो एसिड ये है। इस एमिनो एसिड से आप OH को और इस एमिनो एसिड के NH2 से एक H को, यहां से एक H और यहां से एक OH को बाहर निकाल दिए, मतलब H2O बाहर निकल गया। जब ये निकल जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि NH2CHR CONH, एक H तो बच गया ना इसका, क्योंकि एक H को आपने भेज दिया, एक बच गया, CONH। फिर आपका क्या है CHR, R डैश कर देता हूं, और COH। ये जो आपका CONH बना है, CONH, इसी को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखिएगा, CONH जो बना है ये कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब आप एक बात बताइए, जब आप 1 2 को जोड़ दिए, एक और भी आप जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? अगर आपके सामने एक और ऐसा ही दिख गया, वहां से इसके OH को और उस एक और वाले के NH2 के H को आप H2O फिर से बाहर निकाल करके एक और पेप्टाइड बना सकते हैं, मतलब 2 पेप्टाइड बन जाएगा। इस तरह से आप 2 से 3 4 5 7 अगर बहुत सारा पेप्टाइड चेन अगर बना दीजिएगा तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और वही पॉलीपेप्टाइड आपका प्रोटीन कहलाता है। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब होता है ये जो CONH बना है, इसी CONH को बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप ऊपर में डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, द एमाइड बॉन्ड। ये एक तरह का एमाइड है क्योंकि एमाइड का फॉर्मूला होता है CONH2 और ये CONH है, तो एक तरह का एमाइड बॉन्ड या एमाइड लिंकेज भी कहा जाता है। द एमाइड बॉन्ड फॉर्म्ड वेन कब बनता है? कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 एमिनो एसिड। एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप इसको कहा जाता है ना। कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप को एंड एमिनो ग्रुप ऑफ अनदर कार्बोक्सिल एसिड, दूसरे का एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप इसको कहा जाएगा। एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप, ये वाला ग्रुप को अगर जोड़ा जाए, ज्वाइन किया जाए एंड रिलीज H2O और बाहर क्या निकले? H2O निकले, तो उससे जो बॉन्ड एमाइड बॉन्ड बनेगा, उसी एमाइड बॉन्ड को कहा जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। द एमाइड बॉन्ड फॉर्म व्हेन कार्बोक्सिल ऑफ 1 एमिनो एसिड एंड एमिनो ग्रुप ऑफ अनदर एमिनो एसिड इज ज्वाइंड एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इतना आपको डेफिनेशन लिख करके ये एग्जांपल आपको बना देना है, तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब आपका आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या होता है? देखिए, प्रोटीन का अपना कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत भी ये आपका सेट में नहीं है इसलिए मैंने इसको नहीं बताया है। प्रोटीन का अपना कुछ स्ट्रक्चर होता है, एकदम कॉइल करके बना हुआ रहेगा, या कहीं कहीं तो कॉइल के साथ साथ कुंडली भी बना रहेगा, एकदम जुड़ा रहेगा एक दूसरे से, कुंडली बना करके, है ना। तो प्रोटीन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। अगर उस प्रोटीन को अगर आप एक ऐसे जगह पे लेके जाएं जहां उसको आप गर्म कर दिए, उस प्रोटीन को गर्म कर दिए, या उस प्रोटीन में कुछ खट्टा चीज मिला दीजिए, या उस प्रोटीन में आप कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिला दीजिए, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सॉल्ट मिला दीजिए, तो उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर पूरा तरीके से गड़बड़ा जाता है ना। पूरा स्ट्रक्चर वो अपना लूज कर देगा। मतलब अगर कॉइल है ऐसे ऐसे तार जैसा बंधा हुआ है और उसको आप गर्म कीजिएगा तो उसका कॉइलिंग खत्म हो जाएगा, वो कॉइल खुल जाएगा। ठीक है, जैसे रस्सी को आप बांधे हैं और रस्सी को पूरा खोल दीजिएगा, उस तरह से हो जाएगा, है ना। तो किसी प्रोटीन को अगर आप उसमें उसको गर्म कर दीजिए, या उसमें pH चेंज कर दीजिए, या उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दीजिए, तो उसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है और वो अपना नेचर को खो देता है। नेचर को खोना ही कहलाता है डीनेचुरेशन। डी मतलब खोना, नेचर को खो देगा प्रोटीन, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एकदम बेसिक बात। अगर प्रोटीन को
प्रोटीन का अपना कुछ स्ट्रक्चर था, कॉइल किया हुआ था या फिर कुंडली बना हुआ था, अलग अलग स्ट्रक्चर था, उसको गर्म कर दें या उसमें कुछ खट्टा चीज़ मिला दें, उसका पीएच चेंज कर दें या उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, तो वो अपना स्ट्रक्चर को खो देगा, स्ट्रक्चर पूरी तरह से लूज कर देगा और एक नए स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए, द प्रोसेस दैट चेंज 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वैसा प्रोसेस जिससे प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर चेंज हो जाए बाई चेंज इन पीएच। क्या चेंज करने से? पीएच के चेंज करने से, और क्या करने से? गर्म करने से या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट के मिला देने से, इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे आप याद कीजिए, आप बहुत बार दूध से दही बनाए होंगे, तो दूध से दही कैसे बनाए होंगे? आप क्या करते होंगे, रात में दूध में थोड़ा दही मिला देते हैं, ठीक है। उस दही में अगर आप दूध में दही मिला देते हैं तो सुबह उठ करके देखते हैं कि वो पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो गया। तो दूध में प्रोटीन था, आपने उसमें दही मिलाया मतलब आपने पीएच चेंज किया, खट्टा मिलाया मतलब पीएच चेंज किया, तो पीएच चेंज करने से दूध बन गया दही, और दूध का जो नेचर था वो कन्वर्ट होकर दही में कन्वर्ट हो गया। तो दूध से दही बनना भी डीनेचुरेशन का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर को खो दिया होगा, आपने खट्टा चीज मिला दिया इसमें, तो प्रोटीन ने अपना स्ट्रक्चर को खो दिया। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज बाय चेंजिंग पीएच। इसका एग्जांपल क्या हो गया? कर्डलिंग मतलब दूध से दही बना, कब? जब आपने पीएच चेंज कर दिया। दूसरा एग्जांपल, कच्चे अंडे को आप अगर बॉयल करेंगे तो वो सॉफ्ट अंडा में कन्वर्ट हो जाता है, होता है ना। कच्चा अंडा कितना हार्ड होता है, लेकिन आप उसे बॉयल करते हैं तो जो बॉइल्ड अंडा होता है कितना हल्का होता है, ठीक है। तो आप क्या किए, उसमें वहां आप हिट किए, उसका बॉयल किए, मतलब आपने क्या किया? हिट किया। मैंने कहा ना, हिट करने से भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो अंडा में प्रोटीन है, उसको आपने जब गर्म किया तो वो बॉयल होकर के एक सॉफ्ट अंडा में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी उदाहरण हो गया किस चीज का? डीनेचुरेशन का। तो कोएगुलेशन ऑफ एग बाय बॉइलिंग, बॉयल करने पर एग का कोएगुलेट कर जाना, ये भी डीनेचुरेशन का उदाहरण है। तो मैंने आपको दो क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन नहीं एक्चुअली में एक ही क्वेश्चन है, इसमें दोनों टर्म को डिफाइन करना था, ये मैंने बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक किसी सेट का 3 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है कि फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या डिफरेंसेस होता है। राइट डिफरेंसेस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, प्रोटीन के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन दो प्रकार का होता है, फाइब्रस हिंदी में बोलते हैं इसको रेशेदार, और ग्लोबुलर मतलब होता है गोलिकाकार, ठीक है। देखिए, हमारे शरीर में जो प्रोटीन होते हैं इसके दो आकार होते हैं, दो तरह का प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाता है। एक होता है फाइबर के जैसा होता है, मतलब रेशा जैसा होगा। देखिए, मैंने स्ट्रक्चर आपको पहले ही बना दिया है, ये फाइब्रस प्रोटीन है। और एक होता है ग्लोबुलर, वो गोलिकाकार होता है, मतलब वो राउंडेड शेप होगा उसका, है ना, एक स्फेरिकल टाइप का राउंडेड शेप होगा, देखिए इस टाइप का, जिलेबी टाइप, ठीक है। और एक है फाइबर टाइप, ठीक है। ये रेशा टाइप का है और ये गोलिका जैसा है, ये आपका राउंडेड शेप होता है, ये आपका प्रोटीन है, ठीक। अब इनके बीच में अंतर आपको लिखना है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 पॉइंट्स चाहिए, तो मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ लिख दिया है आपका। पहला पॉइंट क्या है? दे आर कंपोज्ड ऑफ नैरो एंड लॉन्ग स्ट्रैंड्स। इसके जो स्ट्रैंड होते हैं, स्ट्रैंड का मतलब ये जो आपको स्ट्रक्चर बनाया जाता है इसी को स्ट्रैंड कहा जाता है। इसके जो स्ट्रैंड होते हैं वो लंबे होते हैं और नैरो मतलब पतले पतले होते हैं, ठीक है। जबकि दे आर मोर कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब एक जगह सिकुड़ा हुआ रहेगा, एंड राउंडेड शेप, और कैसा शेप होता है? राउंडेड शेप। ये होता है लॉन्ग एंड नैरो, जबकि ये कॉम्पैक्ट और राउंडेड होता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, दोनों के बीच का अंतर का। दूसरा, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में जल्दी घुलते नहीं हैं, जबकि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। ये पानी में जनरली घुलते हैं, ये पानी में जनरली नहीं घुलते हैं। ये हो गया आपका। तीसरा, दे हैव स्ट्रक्चरल रोल, ये हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। अब आपके मन में आएगा कि स्ट्रक्चरल रोल क्या होता है। देखिए, इसमें एग्जाम्पल आपका आता है किरेटिन। किरेटिन हमारे बाल में पाया जाता है। मायोसिन, ये हमारे बॉडी के मसल्स में पाया जाता है। देखिए, बाल में पाए जाने वाले प्रोटीन को किरेटिन कहा जाता है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर ना डिसाइड करता है। देखिए, बाल क्या है? आपका शरीर का एक बस बनावट है, उससे आपका बाल होना ना होना आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके लाइफ के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो किरेटिन ये आपका बॉडी का स्ट्रक्चरल का रोल प्ले करता है, इससे आपका कोई बॉडी का फंक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, किरेटिन, मायोसिन, ये सब एग्जाम्पल हो गया। जबकि दे है फंक्शनल रोल, ये हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन को कैरी करता है। कौन? ग्लोबुलर प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल है आपका इंसुलिन, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का नाम सुना होगा। इंजाइम भी इसका एग्जाम्पल आ सकता है, इंजाइम। ये सब हमारे बॉडी में ऐसे चीज होते हैं जो बहुत सारे फंक्शंस को कैरी करते हैं। हेमोग्लोबिन का नाम आपने सुना होगा, इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हेमोग्लोबिन, है ना। ये सब हमारे बॉडी में कुछ फंक्शन को क्रिएट करते हैं, इसलिए दे हैव स्ट्रक्चरल रोल, दे हैव फंक्शनल रोल। तो ये 3 पॉइंट्स हो गया। आपको फिगर बनाने का जरूरत नहीं एग्जाम में, मैंने आपको बस समझाने के लिए बनाया था। 3 पॉइंट्स हो गया, 3 नंबर आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए
5 मार्क्स का एकमात्र क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा कि मे बी ये दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है बायोमोलिकुल से, नहीं भी आ सकता है, लेकिन किसी सेट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बायोमोलिकुल से है। और ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से 5 नंबर के लायक नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में 3 नंबर के लायक ही है, लेकिन इसे 5 बना के झारखंड बोर्ड में दे दिया है, तो मैंने इसका आंसर तो लिख दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एनफ नहीं है। मतलब सिर्फ इतना लिखने पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए था, क्वेश्चन ही 3 मार्क्स का होना चाहिए था, या से और इसमें कुछ ऐड करके 5 मार्क्स का बनाया जा सकता था। क्वेश्चन सीधा सीधी ये है कि आप विटामिन के बारे में जो जानते हैं लिख दीजिए। विटामिन क्या है, विटामिन के टाइप्स, और 2 विटामिन के सोर्सेज के बारे में पूछा है, विटामिन ए एंड विटामिन सी। क्वेश्चन में आपका यही है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में विटामिन क्या होता है मैंने बताया। हालांकि मैं बता देता हूं, विटामिन इसका सही उच्चारण नहीं होता है, वाइटामिन्स बोला जाता है, लेकिन वाइटामिन्स बोलूंगा तो बहुत लोग समझेंगे ही नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है। इसलिए तो विटामिन विटामिन बोल दिया जाता है, लेकिन वाइटामिन्स इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। Vitamins are organic compound other than carbohydrate, protein, fats, etc., which are required by body to maintain good health and prevent from disease। देखिए, विटामिन का काम हमारे बॉडी में शरीर को एनर्जी देना नहीं होता है, या शरीर को बनाना भी नहीं होता है। इसका एक ही काम है, हमारे बॉडी में अच्छा हेल्थ बनाए रखना और हमें बीमारी से बचाना। ये विटामिन का काम होता है, ये हमारे शरीर में यही रोल प्ले करता है, हमें बीमारी से बचाता है। इसलिए आपने सुना होगा कई बार, इस विटामिन की कमी से ये बीमारी होता है, इस विटामिन की कमी से ये बीमारी होता है, क्योंकि विटामिन का काम होता है रोगों से लड़ना, ठीक है। विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक का आता है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक आता है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन नाम ही छुपा हुआ है, वैसे विटामिन जो पानी में घुले होते हैं, है ना, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं, एंड सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट, और हमारे बॉडी में आप लोग को रेगुलरली देने का जरूरत है, क्योंकि देखिए हमारा बॉडी 70% पानी से मिला है, बना हुआ है। अगर आप इसे लीजिएगा तो ये तो पानी में घुल जाएगा, और पानी में घुल जाने के बाद ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं रहता, वो निकल जाता है, ठीक है, यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। तो ये ऐसा विटामिन है जो हमें रेगुलरली लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको विटामिन सी मिलता रहे तो आपको लगातार विटामिन सी खाना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको संतरे नींबू इस सब में विटामिन सी होता है, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। तो ये ऐसा विटामिन है जो आपको रेगुलरली लेना पड़ेगा, ये हमारी बॉडी में कभी स्टोर नहीं हो सकता है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट एंड कांट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है विटामिन बी, विटामिन सी, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट वन है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुले हुए विटामिन, जो वसा में घुल जाए। तो ये दे आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल बट इनसॉल्युबल इन वाटर, एक ऐसे विटामिन जो वसा में पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन तेल या फिर वसा में घुल जाते हैं, उसे ही कहा जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन। दे आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल बट इनसॉल्युबल इन वाटर, इसे कहा जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन। इसके एग्जांपल होंगे ADE के। ADE के आपका फैट सॉल्युबल है, और B and C जो है आपका वाटर सॉल्युबल है। इसे आप ध्यान रखिएगा, एग्जांपल्स को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में एक चीज और जोड़ा है कि विटामिन ए और विटामिन सी के सोर्सेज के बारे में बताइए, मतलब क्या क्या खाने से आपको विटामिन ए मिलेगा और क्या क्या खाने से आपको विटामिन सी मिलेगा। इसमें कई बार आप तुक्का भी लगा देते हैं, जैसे दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गई, मछली हो गए, या कोई नॉनवेज हो गया, है ना, ये सब आपका नॉर्मली हर एक विटामिन को कैरी करता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल लिखा है, आपको याद रखना है। जैसे विटामिन ए के लिए फिश लीवर ऑयल, मतलब मछली के यकृत का तेल, मछली के लीवर का तेल, ये हो गया। मिल्क मतलब दूध हो गया, बटर मक्खन हो गया, कैरोट मतलब गाजर, ये सभी आपको विटामिन ए के सोर्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह से विटामिन सी के सोर्स क्या क्या होते हैं, तो विटामिन सी मैंने आपको कहा सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होता है, जैसे लेमन, नींबू हो गया, संतरे हो गए, टमाटर हो गए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरी पत्तेदार सब्जी हो गई, ये सभी चीज़ों में विटामिन सी होता है, ठीक है। तो विटामिन सी के सोर्स यही हो गए, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और इस तरह से मैंने आपको बायोमोलिकुल्स पूरा का पूरा रिवाइज कर दिया। मैं कोशिश करूंगा कि और वीडियोस, और चैप्टर के वीडियोस आपके सामने बनाऊं, आप लोग चैप्टर पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस पढ़ जाने से आपका काम हो जाएगा। मैंने आपको क्लास में नोट्स प्रोवाइड किया है, आपको नोट्स पर ही ध्यान रखना है, लेकिन ये आपको पढ़ना ही है, इसको रिवाइज करने के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ लिए, इसका मतलब आपने चैप्टर को 50 to 60% पढ़ लिया जो आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा। लेकिन उसके अलावा आप नोट्स पे भी ध्यान दीजिएगा, थ्योरी भी पढ़िएगा, और इसके क्वेश्चंस को थोड़ा एज ए रिवीजन आप याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है।